हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का दूसरा पाठ देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहले पाठ में हमने विकास देखा था कि किस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन का आर्थिक क्षेत्रों में विकास करता है, किन किन माध्यमों से करता है। आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्रों में विकास की पहलू की गई है और उसी विकास को हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 भागों में बांट दिया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का परिवहन कर रहा है, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो आइए देखते हैं आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। करा कि निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। विभिन्न आर्थिक गतिविधि यानी कि जो अर्थ प्राप्त करने यानी कि पैसे कमाने की जो विधि है वो अलग अलग रूप में है, यानी कि छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक व्यक्ति कार्य करता है। किसके लिए? अपनी आर्थिक प्राप्ति के लिए, अपने अर्थ प्राप्ति के लिए, पैसे कमाने के लिए। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं और उत्पादन करती हैं, कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है और कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं, यानी कि कुछ वस्तुएं बनाती हैं और कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। और ये गतिविधि हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए और इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे यह चित्र क्या दिखाया गया है, यानी कि एक भट्टे का जहाँ लोग व्यक्ति ईंट का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी से यह व्यक्ति ईंट बना रहा है, फिर इसे पकाया जाता है, फिर इसे बेचा जाता है, फिर व्यक्ति उसे खरीदता है, फिर उससे मकान तैयार, यानी कि यह एक छोटी सी प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रही है और फिर एक बड़े रूप में यानी कि बड़े से बिल्डिंग के रूप में हमारे सामने आती है। तो यह कितने लोगों को कार्य मिला, कितने लोगों का इस व्यवसाय से जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे एक पेपर बेचने वाला का काम दिखाया गया है, फिर यहाँ पे एक कूली बेचने वाला, फिर यहाँ पे एक दुकानदारी यानी कि वस्त्र विक्रेता को दिखाया गया, फिर यहाँ पे कपास की खेती के बारे में दिखाया गया है। तो ये क्या है, व्यक्ति के काम करने के अपने अपने तरीके हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में है कृषि, जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृषि, कि यहाँ पे कृषि संबंधित कार्य होता है प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्रक है औद्योगिक, जो उत्पादन करता है, और तृतीय जो इन दोनों का फिर से विनिमय यानी कि इन दोनों का प्रयोग करके वह अपना कार्य निकालता है और यह हर व्यक्ति के पास इन दोनों चीजों को पहुंचाने का काम करता है। है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है और कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न की पूर्तियां प्राकृतिक कारणों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अंततः कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है और किसी प्रकार डेयरी उत्पादन से हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पादन दूध भी एक प्राकृतिक उत्पादन है। अगर प्रकृति की चीजें ना मिले तो दूध भी उत्पादित नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति उसे स्वयं नहीं बना रहा। वो भी सोचिए, अगर पशु हैं हरे चारे खा रहे हैं तो भी एक नेचुरली चीज ही मिला हुआ है, उससे क्या होता है, एक दूध का प्रोडक्ट तैयार होता है उनके अंदर। और इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पादन ही है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कृषि जो सहायक क्षेत्र भी के रूप में भी हम उसे जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि पहले प्राकृतिक रूप में से जो मिला, फिर उसी को हम क्या किए, विनिर्माण के रूप में उसे दूसरा रूप दे दिए। और फिर तीसरा क्या करता है, इन दोनों रूपों को मिला करके फिर उसे आगे बढ़ाने का वो काम करता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती है। यानी कि
कृषि से संबंधित जो भी चीजें उत्पादित होती है, फिर उसका द्वितीय प्रत्यय में उसका विनिर्माण किया जाता है, फिर तृतीय निर्माण में उसका वितरण किया जाता है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे को प्राप्त रेशे का उपयोग हम कर सकते हैं, सूत काटने और कपड़ा बुनने में करते हैं, और गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी या गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मिट्टी क्या है? प्रकृति, और जैसे उसका ईंट का निर्माण हुआ, एक तरीके से वह प्राथमिक क्षेत्र में आ गई, लेकिन जैसे उसका घर बन गया वह द्वितीय क्षेत्र में आ गई। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयोग दोनों क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन के रूप में की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी कि संवाद बातचीत करने या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण, यानी कि जो इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है वो क्या है? तृतीय क्षेत्र है। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, वस्तुओं के बजाय सेवाओं का, और इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र कहा गया है। फिर कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की सेवाओं में वह यानी कि वो चीज हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हमें शिक्षक को, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण चीजें हो गई हैं। करें कि आइए इन पर विचार करें कि विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता दिखाते उपयुक्त साड़ी को भरें, और पुस्तक में बड़ी उदाहरणों से प्रस्तुत करें कि निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की विभाजित भी करें। यानी कि ये सब चीजें हैं और इसको अलग अलग, जैसे दर्जी, टोकरी बुनकर, फूल की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, मछुआरा, पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला, सिलाई कारखाना में श्रमिक, महाजन, मालिक, इन सारे को क्या करना है? तीनों भागों में बांटना है। यानी कि जो प्रकृति से जुड़ा हुआ उससे प्राथमिक, जो प्रकृति से दूसरे में विनिर्माण का द्वितीय, और फिर इन दोनों को जो सेवाएं प्राप्त करता है वह तृतीय। फिर हमारा पॉइंट है तीन क्षेत्रों की तुलना, यानी कि तीनों क्षेत्रों की क्या तुलना है। कि प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों में काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या के लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे कर सकते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहत कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है? सारे चीजों का आंकड़ा लगा देता है। फिर भी देखते, अगर हम देखें सही रूप में तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य व्यक्ति करता है, और व्यक्ति अंदाजा भी लगा सकता है और फिर भी कि किस क्षेत्र में ज्यादा व्यक्ति काम करता है, किन क्षेत्रों से हमें ज्यादा लागत प्राप्त होती है। करें कि आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करके स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना। जैसे यदि
10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य क्या होता है 8,000। लोग 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। और इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जा सकती है और उसके बाद योगफल प्राप्त भी कर लिए जाते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। कहने का मतलब है कि अंतिम जो लास्ट में है उसी चीज पे व्यक्ति की गणना हो सकती है। मिल से गेहूं की पिसाई होती है, यानी कि व्यक्ति क्या करता है गेहूं बेचता है कितने रुपए में 8 रुपए में। 1 केजी गेहूं का मूल्य 8 रुपए है। फिर मिल से गेहूं की पिसाई होती है और उसे बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए में बेचा जाता है। देखिएगा ध्यान से, बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, यानी कि 1 केजी से वह 4 पैकेट बनाती है और वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपए में बेचती है, यानी कि 15 रुपए का 1 पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट की अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। यानी कि अब वह 15 रुपए में 8 रुपए की गेहूं मिली, फिर उसमें क्या हुआ उस उत्पादन और बढ़ गया तो उनकी भी कीमत लग गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ उस गेहूं के आटे की कीमत बढ़ गई और वह उसका रूप बदल गया। पहले गेहूं क्या था एक प्राकृतिक था, फिर विनिर्माण हुआ आटा बन गया, फिर उसका तीसरे में क्या हुआ व्यक्ति के पास पहुंच गया बिस्किट के रूप में। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है और अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपए के पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपए शामिल है और इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होगा। कहने का मतलब है कि जो 1 केजी में 60 रुपए तैयार हुए हैं तो उसमें जो पहले और द्वितीय मिले थे वस्तुएं कीमत मिली थी वह सभी उसमें शामिल है। इसीलिए लास्ट की जो अंतिम वस्तु का सेवा है वही गणना की जाती है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और तथा अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में, तो मूल्य की कई बार गणना हो जाएगी। फिर करा कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादक की जानकारी प्राप्त करता है और तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के फल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशाल प्रदर्शनी करता है और भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कि कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है और इस तरीके से ये सारी चीजें व्यक्ति के पास अलग अलग तरीकों से पहुंच जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा बस यहीं पे। कल के टॉपिक हमारा रहेगा क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, कि किस तरीके से क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। धन्यवाद।